नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गवर्नमेंट अप्रोच, सरकार का नजरिया। मतलब जो देशी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। अब 15 अगस्त 1947 को जैसे ही इंडिया को फ्रीडम मिली तो सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतों को यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाना। इसके लिए सरकार ने काफी कड़ा कदम उठाया, मतलब स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए कुछ गवर्नमेंट ने। बट जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका विरोध किया, अपोज किया। मुस्लिम लीग ने वो ये चाहते थे कि भारत जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो देशी रियासतें हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार का कड़ा रुख ना अपनाए, मतलब किसी प्रकार का एक्शन ना ले। वो अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, उन पर छोड़ दिया जाए। बट लेकिन भारत के नेताओं ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया। तो उन्होंने 3 प्रकार की जो है वो स्वायत्तता दी जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको। एक तो 3 में कौन कौन सी, एक तो संघ में शामिल हो जाए, एक तो भारतीय संघ के अंदर शामिल हो जाए यानी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब वो पार्ट्स ऑफ इंडिया बने, मतलब इंडिया का पार्ट्स बन जाए वो। दूसरा था रुख थोड़ा कुछ एक जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके प्रति जो गवर्नमेंट है उसने लचीला जो रुख है वो अपनाया, और लचीला रुख अपनाने के साथ साथ उनको कुछ स्वायत्तताएं दी। स्वायत्तता का मतलब है कुछ उनको अधिकार दे दिए गए, जैसे जम्मू कश्मीर को कुछ विशेषाधिकार दे दिए गए थे। मतलब वो भारत में शामिल तो हो जाए लेकिन शामिल होने के साथ साथ उसको कुछ अधिकार मिल जाए। यानी सेकंड था जो हमारे पास वो था कि उनको फ्लेक्सिबली कुछ ऑटोनॉमी दे दी जाए। ऑटोनॉमी का मतलब अधिकार दे दिया, स्वायत्तता दे दी जाए। और तीसरा था कि किसी भी देशी रियासत को, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया से अलग नहीं होने दिया जाएगा, यानी उसको अलग नहीं होने देंगे, उसको इंडिया में शामिल होना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो उसके लिए इंटीग्रेशन बाय फोर्स। इंटीग्रेशन बाय फोर्स का मतलब है उनके ऊपर जबरदस्ती उनको अपने देश के अंदर शामिल कर लेगा। अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 तक भारत की काफी सारी रियासतों ने भारत की स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया, मतलब वो भारत का अंग बन गई थी। लेकिन कुछ रियासतें थी जो इंडिया का पार्ट्स नहीं बनना चाहती थी। उसके अंदर जो था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर, ये रियासतें जो है ये इंडिया में विलय नहीं होना चाहती थी। इसके बारे में हम 8th जो हमारा लेसन है उसमें विस्तृत पढ़ेंगे कि इनको किस किस तरीके से इंडिया के अंदर इनका विलय हुआ। अगर हम बात करें, ये काफी बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है ये आ जाता है कि जितनी भी देशी रियासतें थी उनको किस माध्यम से भारत के अंदर विलय किया गया, तो उसका नाम था विलय पत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये 1 लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास कि किस के माध्यम से जो देशी रियासतें हैं उनको भारत में उनका विलय किया गया, तो आपका उत्तर होगा विलय पत्र के माध्यम से। इट मींस इंग्लिश की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन के माध्यम से जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनको इंडिया में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास हैदराबाद और मणिपुर को जो है वो इंडिया में कैसे मिलाया गया, इन दोनों रियासतों को भारत में इनका विलय कैसे किया गया। सबसे पहले हम हैदराबाद की बात करते हैं। जो हैदराबाद का निजाम था वो इंडिपेंडेंस, अपना स्टेटस इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। निजाम जो है वो, यानी वो अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहता था।
लेकिन जो वहाँ के पीपल्स थे वो निज़ाम के अगेंस्ट थे, यानी कि जो वहाँ की जनता थी, जो लोग थे वहाँ के, वो निज़ाम के विरुद्ध थे। वो ये चाहते थे कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ का निज़ाम था वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रखना चाहता था। वो ये चाहता था कि वो एक स्वतंत्र देश बनाए। वहाँ की जो जनता थी वो भारत में विलय चाहती थी। तो वहाँ का जो निज़ाम था वो मुस्लिम था, और वहाँ की जो अधिकतर जनता थी वो हिंदू थी, मतलब वो हिंदू रिलीजियन को मानने वाले लोग थे। इसीलिए उनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। अब ये जो प्रताड़ना थी, इस प्रताड़ना के खिलाफ वहाँ पर बार बार वहाँ आंदोलन हो रहे थे, यानी वहाँ की जनता निजाम के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी। लास्ट में क्या हुआ कि जो इंडिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम, उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो हैदराबाद में भेज दी। पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के जो हैदराबाद की जो आर्मी थी उसमें और इंडियन आर्मी यानी पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, उनके बीच में फाइट हुई, उनके बीच में लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में जो पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया है वो जीत जाती है। अब उस उनके जीतने के बाद जो वहां का निजाम है वो अपना सरेंडर कर देता है, यानी वो आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने के बाद जो हैदराबाद है, हैदराबाद को विलय पत्र के माध्यम से भारत में उसका विलय कर लिया जाता है, यानी हैदराबाद इज असेसन टू इंडिया। और ये कब, इसको इंडिया में कब विलय किया गया? सितंबर 1948 को, यानी कि सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। अगर कई बार ये पूछ लेता है कि हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ, तो हम ये कहेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के कार्यवाही के द्वारा जो हैदराबाद है उसका भारत में विलय हुआ था। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर का जो शासक था, यानी जो राजा था, वो बोधचंद्र था। बोधचंद्र ने इंस्ट्रूमेंटल एसोसिएशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, सिग्नेचर कर दिए थे। इंस्ट्रूमेंटल एसोसिएशन पर सिग्नेचर करने के बाद उसको कुछ इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी गई, मतलब उसको कुछ स्वायत्तताएं दे दी गई। स्वायत्तताएं देने के बाद फिर वहां की जनता से मतलब जनता का मत लिया गया, जनता का व्यू लिया गया। जनता का व्यू लिया गया तो जनता ने अपने मत भारत में शामिल होने के पक्ष में दिए, और इस प्रकार जून 1948 को मताधिकार द्वारा मणिपुर को भी भारत में जो है वो शामिल कर लिया जाता है। यही एक ऐसी रियासत थी, अगर हम कहें यही प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जिसको मत पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया था, मणिपुर। लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन। इंडिया के सामने फ्रीडम के बाद जो प्रॉब्लम्स आई थी वो था जो प्रिंसेस स्टेट्स थी उनको इंडिया में शामिल करना। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई वो आई कि काफ़ी सारी स्टेट्स ने लैंग्वेज बेस्ड बाउंड्री क्रिएट करने के लिए बोला, मतलब उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों को अलग किया जाए। वैसे भी देखा जाए तो 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगी, जैसे ही भारत आज़ाद हो जाएगा, तो भारत को लैंग्वेज के आधार पर उसकी बाउंड्रीज को डिसाइडेड किया जाएगा, यानी भारत को भाषा के आधार पर राज्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन ये जो समस्या पैदा हुई हमारे पास 1952 में, 1952 के अंदर। 1952 के अंदर अगर हम बात करें मद्रास की, मद्रास एक तेलुगु लैंग्वेज वाली स्टेट थी, मतलब तेलुगु भाषी राज्य था मद्रास। मद्रास में अगर हम बात करें तो मद्रास उस टाइम
आज की जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मद्रास में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश थी मुख्य स्टेट्स, लेकिन केरल और कर्नाटक का भी कुछ पार्ट इसके अंदर मेंशन था। तो सबसे पहले जो मद्रास है उसने लैंग्वेज बेस्ड बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कहा, और जो वहां का काफी पॉपुलर लीडर था, कांग्रेस पॉपुलर लीडर था, जिसको पोट्टी श्रीरामुलु कहते हैं। पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इनडेफिनेटली फास्ट उसने जो है वो प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। इनडेफिनेटली फास्ट यानी आमरण अनशन उसका चला 56 डेज, और 56 डेज के बाद उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज मतलब जो मद्रास था उसको लैंग्वेज बेस्ड अलग से स्टेट में बांट दिया, यानी मद्रास को विभाजित करके उन्होंने आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। कब किया? 1952 में। यानी कि लैंग्वेज बेस्ड जो बनने वाली फर्स्ट स्टेट है, लैंग्वेज बेस्ड अगर बाउंड्री क्रिएट की गई थी, भाषाई आधार पर विभाजन की अगर हम बात करें, भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला जो पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना, और उसे कब विभाजित किया गया? 1952 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर था 1952 में, उसने आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज बेस्ड जो है वो अलग राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद फिर एक कमेटी क्रिएट की गई 1953 के अंदर। 1953 के अंदर एक कमेटी बनाई गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कमेटी, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कमेटी का जो गठन है वो 1953 के अंदर किया गया, 1953 के अंदर किया गया। और इनको ये कहा गया कि ये डिसाइड करें कि जो बाउंड्री बेस्ड जो बाउंड्री है, क्या वो लैंग्वेज बेस्ड डिसीजन लिया जाए, क्या राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर किया जाए। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाई 1956 के अंदर। जैसे इन्होंने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई तो इन्होंने ये कहा, यस, इंडिया को लैंग्वेज बेस्ड मतलब लैंग्वेज बेस्ड बाउंड्री में डिवाइड किया जा सकता है, भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का विभाजन किया जा सकता है। और 1957 तक अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 14 स्टेट्स थी, टोटल 14 राज्य थे, और 6 यूटी मतलब 6 जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी यूनियन टेरिटरी थी। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लेसन सेकंड बुक का, जो आज हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड बुक का सेकंड लेसन जो है वो शुरू करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू।